हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2T स्टडी। भारत चीन सीमा विवाद के ऐतिहासिक कारणों को समझने की कड़ी में ये हमारी दूसरी वीडियो है, जिसमें हम 1950 के बाद की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग में हमने 1800 ईस्वी से लेकर 1950 तक की सारी छोटी बड़ी घटनाएं जो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो हाँ, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस भाग को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज़ाद भारत एवं नई नई सत्ता में आई चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। तभी हमें दोनों पक्षों की कार्यशैली एवं बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित समस्याओं को सुलझाने की कड़ी में उनके अप्रोच का पता चलेगा। देखिए, किसी भी देश की जो नीतियाँ होती हैं उनके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद ही दो भागों में बंट गया। इसमें से एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। भारत ने गांधीवादी विचारधारा को अपनी नीतियों का मूलभूत सिद्धांत बनाया, जिसका मुख्यतः दो स्तंभ हैं। पहला, शांति एवं मध्यम वर्गीय तरीका। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मामले को शांतिपूर्वक तरीके से आपस में बातचीत कर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा स्तंभ है पीसफुल को एग्जिस्टेंस का। इसका मतलब हुआ किसी भी देश को, सभी देशों को एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करनी चाहिए। तो वहीं हम दूसरी ओर चीन को देखते हैं तो चीन भी एक लंबी क्रांति के बाद 1949 में दो भागों में बंटता है, एक ताइवान के रूप में एवं दूसरी जिसे हम आज मेनलैंड चाइना के रूप में जानते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में। तो इस नज़रिए से देखें तो दोनों देशों में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन शासन एवं दर्शन की दृष्टि से देखें तो दोनों देशों में काफ़ी अंतर है। हमने तो गांधीवाद को अपनाया, जबकि चीन ने माओ त्से-तुंग की माओवाद को अपनाया। इसका मूल सिद्धांत है विस्तारवाद। माओ त्से-तुंग एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। उनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फॉर्मेशन में भी काफ़ी बड़ा योगदान है। तो यदि आप माओ त्से-तुंग के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इतिहास के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक बता सकते हैं। मैं इसके बारे में एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा कि चाइना और नई नई आज़ाद हुई भारत की जो कार्यशैली थी या फिर जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे वो क्या थे। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि दोनों देशों के उस समय के जो तत्कालीन नेता थे उनका एक दूसरे के प्रति कैसा सोचना था, कैसा विचार था। तो सबसे पहले हम चाइना के माओ त्से-तुंग के बारे में, तुंग की जो विचार थी उनको समझ लेते हैं। एक बार माओ त्से-तुंग ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि भारत अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है, बल्कि वेस्टर्न पावर का स्टूज यानी कि पिछलगू बना हुआ है, क्योंकि भारत वेस्टर्न पावर की जो कैपिटलिस्ट विचारधारा है उसको सपोर्ट करता है, उसी को मानता है। और उनका ये भी कहना था कि भारत तभी आज़ाद होगा जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो CPI है उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, तब ही भारत आज़ाद होगा। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि चीन की ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो धारणा थी, ये केवल चीन की ही नहीं है, बल्कि विश्व में जितनी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है सबकी एक ही विचारधारा होती है। उनका कहना यही होता है कि जिस कंट्री में कम्युनिज्म या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वो एक तरह से आज़ाद गवर्नमेंट है, और जिस कंट्री में कम्युनिज्म को छोड़ करके बाकी और भी जो शासन की प्रणाली है, जैसे कि कैपिटलिस्ट विचारधारा या फिर डेमोक्रेसी को अपनाया है, तो वे उनको एक गुलाम के तौर पर ही ट्रीट करते हैं। जहाँ तक हमने चाइना और इंडिया के बीच जो बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसके बारे में समझा, साथ साथ ये देखा कि चीन की भारत को लेकर क्या विचारधारा है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि चाइना का ये जो हैंड पाम फिंगर स्ट्रेटजी है ये क्या था। तो इसके अनुसार चाइना ये मानता है कि ये जो हाथ का नीचे वाला भाग है वो चाइना इसे अपने आप को बताता है कि वो चाइना है। साथ ही साथ 5 फिंगर जो है उससे 5 जगहों को रेखांकित करता है। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है भूटान, तीसरा सिक्किम, चौथा नेपाल और 5वां लद्दाख। इसमें से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को तो चाइना मानने से इनकार कर देता है। साथ ही साथ भूटान और नेपाल पर भी चाइना कभी कभी एग्रेशन दिखाता है और इन्हें अपने प्रभाव में, या तो इन्हें अपना प्रभाव में लेना चाहता है या फिर इन्हें अटैक कर अपने आप में मिलाना चाहता है। और चाइना की ये जो नीति है वो आज भी जारी है और वो आज भी कोशिश कर रहा है कि इस नीति को वो आगे लेकर चले और फाइनली इन 5 जगहों को चाइना में मिला दे। और इसी से संबंधित उनके 2 और सिद्धांत सामने आते हैं, और ये दोनों सिद्धांत बहुत ही प्रचलित हैं चाइना के नज़रिए से। पहला है एक कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन,
ये क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार चीन से सटी हुई जितनी भी देशों की सीमाएं हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर और कोई देश हो, उसमें कुछ कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करता है चाइना, और जिससे कि चाइना उन पर अपना टेरिटरी होने का दावा ठोक सके, और बाद में वे ऐसा करते भी हैं और उन पर अपना अधिकार करने की कोशिश भी करते हैं। और दूसरा एक बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है, वो है इन चींज पोजीशन। इसको हम हिंदी में सलामी नीति के नाम से भी जानते हैं। इस नीति के तहत चाइना क्या करता है कि जो पड़ोसी देश है उनके टेरिटरी में वो धीरे धीरे इंच इंच करके आगे बढ़ता जाता है और कब्जा करता जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लीजिए आपके मोहल्ला में एक नाली है, उसके बाद एक सड़क है, उसके बाद आपका घर है, उसके बाद पूरी मोहल्ला है। तो चाइना क्या करेगा, सबसे पहले तो आपकी नाली को कब्जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपके मोहल्ले के सड़क को कब्जाएगा, उसके बाद आपके घर को कब्जाएगा और फाइनली आपके पूरे मोहल्ले को ही कब्जा देगा। तो ये जो उसका नीति है वो इन चीज पोजीशन, इस पर भी वो चाइना बहुत ही ज़्यादा रिलाई करता है। और इसका एग्जाम्पल आपको इंडिया चाइना के बीच में जो 1962 में लड़ाई हुई थी उसके बाद देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चाइना की जो कैटास्ट्रोफिक एग्रेशन साथ ही साथ इन चेंज पोजीशन, ये दो सिद्धांत हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल 1950 में चाइना और तिब्बत का जो युद्ध हुआ था उसमें मिलता है। 1949 में चाइना अस्तित्व में आया और आने के बाद से ही वे अपने नीतियों को पूरा करने में लग गए। इसके लिए उन्होंने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण किया और वे तिब्बत पर अपना कब्जा भी स्थापित करते हैं। अब देखिए, तिब्बत पर अब कब्जा करने के बाद अपनी नीतियों को सही साबित करने के लिए चीन ने तर्क दिया कि वह तिब्बत को वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट जो विचारधारा है उससे छुटकारा दिला रहे हैं। इसका प्रमाण हमें चाइना द्वारा पब्लिश की गई एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है। इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ पीएलए मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है उसे पीएलए बोला जाता है, पीपल लिबरेशन आर्मी बोला जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट के अनुसार यूनिट ऑफ पीएलए हैव बीन ऑर्डर्ड टू क्रॉस ओवर तिब्बत इन ऑर्डर टू फेस फ्री 3 मिलियन टिबेटन। आप यहाँ पर देख रहे हो 3 मिलियन टिबेटन को फ्री करने के लिए फ्रॉम वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट ऑपरेशन एंड टू कंसोलिडेट नेशनल डिफेंस ऑन चाइनाज वेस्टर्न बाउंड्रीज। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी चाइना का जब कब्जा हुआ था तिब्बत पर। उसके बाद जिस प्रकार चाइना ने तिब्बत पर फ्री वेस्टर्न साम्राज्यवाद आज़ादी के नाम पर ये जो इतना एग्रेशन किया और इतना नरसंहार किया, इसको जस्टिफाई करने के लिए चाइना ने बस आज़ादी का एक ठप्पा लगा दिया। और इस प्रकार का एग्जाम्पल हमें इंडिया में भी मिलती है। यहाँ पर भी कुछ नक्सली और जो माओवादी संगठन हैं वो जब कहीं हमला करते हैं तो उससे पहले वे एक पर्ची लोगों के बीच भेजते हैं और उस पर्ची में वे इसी प्रकार का बात करते हैं, आज़ादी और जो अभी शोषक सरकारें हैं उनके खिलाफ वे लड़ रहे हैं और उनसे छुटकारा दिलाएंगे और उनका न्याय दिलवाएंगे। तो चलिए अब हम भारत की प्रतिक्रिया भी देख लेते हैं कि भारत का क्या प्रतिक्रिया रहा तिब्बत चाइना युद्ध के बाद। तो चूँकि तिब्बत भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त मुल्क था, मित्र मुल्क था, इसके अलावा भारत और चीन के बीच में एक कल्चरल और रिलीजियस समानताएं भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही भारत ने तिब्बत को 1914 में चाइना से आज़ादी पाने में हेल्प भी की थी ऑपरेशन यंग हस्बैंड के द्वारा। तो इसके बारे में मैंने वीडियो के पहला जो भाग है उसने अच्छा से कवर किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जो शिमला समझौता हुआ है उसके पहले का ये प्रसंग है, तो आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो तिब्बत को यह उम्मीद थी कि भारत उनकी मदद करने जरूर आएगा, लेकिन तिब्बत पर हमले के बाद भारत ने ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और इंडिया ने कहा कि चीन और तिब्बत को बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से ये समस्या को सुलझानी चाहिए। और ये जो भारत की स्टेटमेंट आती है इससे चाइना का जो हौसला है और वो उससे मजबूती मिलती है। और फाइनली 30 अक्टूबर 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पत्र मिलता है चाइना के गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें चाइना ने एक धमकी भरा पत्र, उसे आप समझ सकते हैं क्योंकि उसकी लैंग्वेज तो उसी प्रकार की थी। तो उसमें उन्होंने मुख्यतः 3 बातों पर का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि तिब्बत चीन का अभिन्न हिस्सा है, और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि तिब्बत का मामला हमारा घरेलू मामला है, और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि तिब्बत के मामले में किसी भी विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस लेटर की जो भाषा है
उससे हमें ये पता चलता है कि चीन अपनी नीतियों पर कितना दृढ़ है और उस पर वह कितना विश्वास रखता है। जबकि भारत ने शुरुआत से ही चीन और तिब्बत को लेकर एक सॉफ्ट नीति अपनाई है, एक सॉफ्ट अप्रोच रखा है अपनी विदेश नीति में। इसका एग्जाम्पल हमें 1950 में भारत सरकार द्वारा पब्लिश की गई भारत के पहले नक्शे से पता चलता है, आज़ाद भारत के पहले नक्शे से पता चलता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि भारत का जो नॉर्दर्न और सेंट्रल बाउंड्रीज है उसको अनडिफाइंड दिखाया गया है, क्योंकि समय समय पर विभिन्न प्रकार की बाउंड्रीज लाइंस को ब्रिटिश और चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया था। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1897 में सर अर्दाग लाइन के अनुसार अक्साई चीन भारत का भाग था। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, ये वाला अक्साई चीन का, ये भारत का भाग है। जबकि 1899 में जो मैकडोनल्ड लाइन बनाई गई थी, उसके अनुसार अक्साई चीन चीन का भाग है। जबकि भारत की पूर्वी क्षेत्र जो बाउंड्रीज हैं, जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है, उसको जो शिमला समझौते हैं उसमें जो डिसाइड किया गया था, उसी के अनुसार यहाँ पर बाउंड्रीज का डिमार्केशन किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का जो रवैया रहा है चाइना और ताइवान तिब्बत के प्रति, वो काफ़ी सॉफ्ट रहा है। इसके अलावा भारत की सॉफ्ट नीतियों का प्रभाव हमें वहाँ पर भी देखने को मिलता है। जिस समय तिब्बत ने भारत से मदद मांगी थी युद्ध के दौरान, जब तिब्बत और चाइना में युद्ध हो रहा था, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ये भाषण दिया कि भारत तिब्बत एवं चीन के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की जो सेना है वो उस समय तैयार नहीं है। हमारी सेना अपनी इतनी मजबूत नहीं है कि वो एक युद्ध लड़ सके, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सेना कमज़ोर है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है तो दुश्मन के जो हौसले हैं और बुलंद हो जाते हैं। तो चीन अब ये समझ चुका था कि भारत अब कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक उसी समय 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत ही अच्छा एवं एक्टिव निर्णय लिया, और उन्होंने 1948 में कश्मीर में जो कबायली या फिर जो ट्राइबल ग्रुप थे उनके द्वारा जो आक्रमण किया गया था, जिसमें भारत ने कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया था, तो जो आज भी एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है, उससे सबक लेते हुए उन्होंने हिम्मत सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और असम राइफल को अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर तैनात कर दिया। पहले यहाँ पर कोई भी सेना नहीं हुआ करती थी, और ये हिम्मत सिंह की जो कमेटी बनाई गई थी, उन कमेटी के अंदर एक ही साल में यहाँ पर सारा व्यवस्था कर दिया गया, क्योंकि पटेल का यह मानना था कि चीन का अगला जो टारगेट है अरुणाचल प्रदेश ही होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की जो स्टेटमेंट भारत सरकार द्वारा दी जा रही थी, इसके बाद चाइना के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद थे। खैर, ये तो रही भारत की पॉलिसी तिब्बत को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तिब्बत ने दलाई लामा के साथ 17 पॉइंट एग्रीमेंट को साइन किया, जिसमें से 2 बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। जिसमें से पहला था कि तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन की तरह ट्रीट किया जाए, साथ ही साथ तिब्बत का जो अपना रिलीजन और अपना जो कल्चर होगा उसको फॉलो करने की आज़ादी दी जाए। तो ये एग्रीमेंट चाइना और तिब्बत के बीच में साइन हो जाता है। अब चाइना के पास एक ही चुनौती थी कि वो किस प्रकार इंडिया और तिब्बत के बीच में जो ट्रेड होते थे उस पर कब्जा करे, साथ ही साथ इंडिया पर कैसे प्रेशर दिया जाए ताकि इंडिया तिब्बत को चाइना का भाग मानने पर मजबूर हो जाए। तो इसमें मदद किया ए पंचशील एग्रीमेंट। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसी दौरान जब ये सब बातें हो रही थी, इसी दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत और चीन के साथ शांति से रह सके, और इसके लिए उन्होंने 5 पॉइंट प्रस्ताव को दोनों के सामने रखा, जिसे हम पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। अब इन 5 बिंदुओं में ये बताया गया है कि एक दूसरे के टेरिटरी को कैसे हम रिस्पेक्ट करें, साथ ही साथ म्यूचुअल नॉन अग्रेशन को हम कैसे सपोर्ट करें। साथ ही साथ इसमें 5 बातें बताई गई थी, जिसमें तीसरा बिंदु ये कहता है एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर हैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। साथ ही साथ इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और लिखी हुई थी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस को हम कैसे बढ़ावा दें। तो ये 5 सिद्धांत था जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ज़्यादा भरोसा किया और इनको
चाइना और तिब्बत के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इस प्रस्ताव पर चाइना के जो उस समय के चाइनीज प्रीमियर थे चौ एन-लाय, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और ये कहा कि जब तक भारत तिब्बत को चाइना का एक अभिन्न अंग नहीं मान लेता है तब तक वे इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे। फाइनली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह माना कि तिब्बत चीन का भाग है और उस एग्रीमेंट पर साइन किया। इस प्रकार इसके बाद ही चाइना के जो प्रीमियर थे चौ एन-लाय, उन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन किया। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने जो पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था वह पावर और पोजीशन के अनुसार नहीं किया था, बल्कि अपनी वीकनेस को दर्शाया था, जिसे चाइना ने भली भांति यूज भी किया और चाइना भी तो यही चाहता था जो हमने किया। तो ये चाइना के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी। जिस प्रकार इंडिया ने चाइना और तिब्बत के प्रति सॉफ्ट नेचर को अपनाया है अपने फॉरेन पॉलिसी में, इसका फायदा चीन ने काफ़ी उठाया। इसका प्रमाण हमें 1953 में मिलता है, जब चीन ने अपने सिंचियांग प्रोविंस से लेकर तिब्बत के लहासा तक अक्साई चीन से होकर एक रोड का निर्माण करता है 1380 किलोमीटर की, जिसमें से 180 किलोमीटर की एक सड़क अक्साई चीन से होकर गुजरती है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये वेस्टर्न हाईवे, यही इसी सड़क की बात हो रही है। यहाँ पर ऊपर चाइना के सिंचियांग प्रोविंस है और नीचे में यहाँ पर लहासा है, तिब्बत की राजधानी है। तो इन दोनों के बीच में एक हाईवे चाइना बनाता है जो कि ये अक्साई चीन से होकर गुजरता है। और ये जो अक्साई चीन है वो जॉनसन लाइन के अनुसार भारत का भाग है। तो इस पर और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये 1953 के आसपास ये हाईवे बनाई गई थी और इंडिया को ये खबर 1957 में जाकर मिली। वो तब मिली जब चाइना के एक अखबार की जो एजेंसी थी, उन्होंने अपने अखबार में ये छापा कि चीन ने एक हाईवे बनाया है जो सिंचियांग से होकर के तिब्बत के लहासा तक जाती है। इसके बाद इंडिया को इसके बारे में पता चला और इंडिया के उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका विरोध किया चाइनीज गवर्नमेंट के सामने, जिसके बाद भारत और चीन के बीच जो तकरार है उसको और ज़्यादा बल मिला और वे और ज़्यादा बढ़ गए। इसी बीच 1959 में चीन ने तिब्बत पर अपना दमनकारी नीति को लागू करना शुरू कर दिया। चीन ने 17 पॉइंट एग्रीमेंट जो तिब्बत और चाइना के बीच में हुई थी उसे भी मानने से इनकार कर दिया। इसी दौरान तिब्बत के वर्तमान जो दलाई लामा है वे अपने समर्थकों के साथ भागकर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं, जहां उन्हें शरण दिया जाता है और फिर बाद में उन्हें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब इंडिया ने दलाई लामा को इंडिया में शरण दी तो चीन ने इस घटना का विरोध करते हुए ये कहा कि चूंकि दलाई लामा चाइना के एक विद्रोही नेता हैं तो आपने उनको अपने यहाँ शरण देकर पंचशील एग्रीमेंट को तोड़ा है। इसके साथ ही भारत चीन के बीच मतभेद और बढ़ने लगे। हालांकि भारत चीन की चाल को समझने में नाकामयाब रहा और ये हमेशा से ही करते आ रहा है। और उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लग रहे थे। और यहाँ पर आपको समझ में आता है कि भारत का जो नीति है और जो चाइनीज नीति है दोनों में कितना आकाश पाताल का अंतर है। तो हमने सॉफ्ट अप्रोच को अपनाया जबकि चाइना ने एक एग्रेशन अप्रोच को अपनाया, इससे हमको पता चलता है। यहाँ तक कि उस समय के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वी.के. कौल साहब, उन्होंने जो आर्मी के लिए जो भी बजट अनाउंस की जाती है एनुअल बजट में, तो उन्होंने वो भी लेने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अभी आर्मी को इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इन पैसों का यूज भारत की जनता के लिए करें। तो इसका परिणाम हमें 1962 के युद्ध में देखने को मिलता है। इस प्रकार भारत और चीन के बीच में एग्रेशन बढ़ता रहा और अंततः चीन ने 20 अक्टूबर 1962 के दिन भारत पर आक्रमण ही कर दिया। और चूँकि भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था और भारत को ये उम्मीद भी नहीं थी कि चाइना इस प्रकार से इंडिया पर अटैक कर सकता है, तो इसमें इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में चूँकि भारत तैयार नहीं था और भारत के पास उतना फंड भी नहीं था कि पर्याप्त असला बारूद भी हो, तो भारत को बुरी तरह से हार हो जाती है। और इस युद्ध के दौरान भारतीय जो सेना है उनके पास ना तो प्रॉपर कपड़े थे ना तो उनके पास प्रॉपर जूते थे। और ये जो चाइनीज़ जो आर्मी थी उन्होंने दोनों तरफ से आक्रमण किया था। भारत के जो नॉर्दर्न पार्ट है, लद्दाख वाला जो सेक्शन है, उस साइड में भी आक्रमण किया था और जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, उस साइड में भी आक्रमण किया था। तो इस प्रकार भारत की हार हो जाती है और
और चाइना लद्दाख वाले सेक्शन में जो जॉन अर्दाख लाइन है उससे भी पार कर जाता है और वहाँ तक अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। इसके साथ ही ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है इस तरह भी चाइना बहुत अंदर तक घुस जाता है और इसे भी कब्जा कर लेता है। लेकिन एक महीने बाद 21 नवंबर 1962 को चीन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करता है और अरुणाचल प्रदेश के जिस हिस्सों को उसने कब्जाया था उसे छोड़कर वापस चला जाता है। लेकिन लद्दाख में जो एक बड़ा भाग उन्होंने कब्जाया था उससे वे पीछे नहीं हटते हैं और इसके बाद LAC का एक निर्माण होता है जिसे हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम जानते हैं उसका निर्माण किया जाता है। तो चलिए इसे हम इस मैप के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। जब चाइना ने लद्दाख की तरफ आक्रमण किया तो वे ये जो अर्दाख लाइन है, ये जो हरा कलर में है, ये जॉन अर्दाख लाइन है, इसे भी पार करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और इसके आगे ही पहुँच गया था, इधर साइड में बोले तो यहाँ तक पहुँच गया था। तो इसके बाद इस युद्ध के बाद में एक कोलंबो में एक समझौता होता है जिसके तहत चाइना को ये बताया जाता है कि आप 100 किलोमीटर पीछे जाएंगे। लेकिन चाइना यहाँ पर भी बेईमानी करता है और यहाँ से 100 किलोमीटर जाने के बजाय मात्र 30 किलोमीटर ही पीछे जाता है और यहीं पर रुक जाता है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि चाइना पे कोई भी कंट्री विश्वास नहीं कर सकता और जो भी उस पर विश्वास करेगा उसके साथ विश्वासघात ही देखने को मिलेगा। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे जो कूटनीति होनी चाहिए, हमारी जो सैन्य तैयारी होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे जो आर्थिक तौर पर जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो चाइना को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए और हमेशा से ही एक वार जोन में रहना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आगे की जो भी कहानी होगी उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और यदि आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपका एक कंटिन्यूटी बना रहेगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।